हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निकुंजरी वाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। चलिए बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का आज ये सेकंड लेक्चर मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। मोस्टली यहाँ पे बच्चों हम थ्योरेटिकल काम करेंगे। हम सीखने वाले हैं बच्चों अबाउट द वेरियस लॉज, और हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फ्रॉम द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता तो चल चुका होगा, कंजर्वेशन का मतलब है कि क्वांटिटी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये लॉ किसने दिया था बच्चों? इट वाज गिवन बाय द एंटोनी लावॉइजा। ओके, फ्रॉम वेयर? तो फ्रॉम स्टडी ऑफ द वेरियस कंबशन प्रोसेसेस। उसने अलग अलग कंबशन प्रोसेसेस को स्टडी किया और उससे उसने ये लॉ दिया। लॉ में उसने ऐसा कहा है कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो, उसके अंदर नेट मास कभी चेंज होता नहीं है। नेट मास कभी चेंज होता नहीं है। चलिए, तो क्या कहा था उसे? देयर इज नो नेट चेंज इन द मास, देयर इज नो नेट चेंज इन द मास इन द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, टोटल मास कभी चेंज होता नहीं है। चलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर बच्चों ऐसा कोई रिएक्शन है, A प्लस बी विल गिव यू C प्लस डी, है ना। अगर मान लो ऐसा कहा है कि आपने 10 ग्राम ए लिया, 7 ग्राम आपने बी लिया और ये सी बना है बच्चों 5 ग्राम, तो डी कितना बना होगा? तो यहाँ पे टोटल मास कितना है बच्चों? 10 प्लस 7 17 है। तो यहाँ पे टोटल मास कितना होना चाहिए बच्चों? एंड में भी 17 होना चाहिए। तो अगर ये 5 ग्राम है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा बच्चों? 12 ग्राम होगा। तभी जाके पहले भी 17 ग्राम हुआ और आखिर में भी क्या हो गया? 17 ग्राम हो गया। राइट, तो टोटल मास ऑलवेज कैसा रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। राइट, चलिए एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हो बच्चों, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैटर जो है उसको ना क्रिएट कर सकते हैं हम, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सिंपल सा हो गया बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी रिएक्शन हो, टोटल मास कभी चेंज होता नहीं है। जितना टोटल रिएक्टेंट लिया स्टार्टिंग में, एंड में उतना ही आपको टोटल मास प्रोडक्ट का भी मिलने वाला है। क्लियर बच्चों आपको? बट ये लॉ जो है ना, वो एक रिएक्शन के अंदर फुलफिल नहीं होता है, और वो है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन सीखोगे ना, तो आप सीखोगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो मास होता है ना, वो मास जो है वो थोड़ा बहुत एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और यही न्यूक्लियर रिएक्शन का बेसिस भी है। चलिए, ये 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स का टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजिक्स करके। राइट, चलिए बच्चों, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। ये आप कहीं ना 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। डिफाइनाइट प्रपोर्शन क्या कहता है कि कंपाउंड कोई भी सोर्स से क्यों ना लाए हो, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका प्रपोर्शन ऑलवेज कैसा होता है बच्चों? फिक्स होता है बाय मास। ओके, देखिए तो क्या कहता है ये? इट इज गिवन बाय द जोसेफ प्रोस्ट। किसने दिया था बच्चों? जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। ओके, क्या कहता है बच्चों? लॉ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय मास। राइट, मतलब कंपाउंड आप कहां से लाए हो, कंपाउंड का सोर्स क्या है, फर्क नहीं पड़ता है। कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट होते हैं उसका मास कैसा होता है बच्चों? फिक्स होता है। राइट, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर आप बात करेंगे सैंपल ऑफ कॉपर कार्बोनेट, तो ये जो कॉपर कार्बोनेट है बच्चों, वो नेचुरली भी अवेलेबल होता है और उसको आप लेबोरेटरी में भी बना सकते हो। जो नेचुरली अवेलेबल है बच्चों, उसके अंदर कॉपर परसेंटेज एनालिसिस करने पे मिला 55.31, कार्बन मिला 9.74, ऑक्सीजन मिला 38.91, और जो सिंथेटिक सैंपल है जो लैब में बनाया गया उसके अंदर भी प्रोपोर्शन सेम मिला। ओके, इसका मतलब कंपाउंड आप कहीं से भी लाओ, कोई भी सोर्स से लाओ, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका बाय मास प्रोपोर्शन ऑलवेज कैसा होता है बच्चों? फिक्स होता है। कितना होता है? बाय मास उसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। तो स्टेटमेंट होगा बच्चों आपका, कंपाउंड कंटेन फिक्स मास, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय मास। देख लीजिए, कंपाउंड कंटेन फिक्स, और लिख सकते हो सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय मास। ओके, सेम की जगह पे आप यहां पे फिक्स भी लिख सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। ठीक है, चलिए पहले 2 लॉ आपके हो चुके। थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या है बच्चों ये? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है बच्चों ये? इट वॉज गिवन बाय द डाल्टन। ओके, लॉ कहता है कि इफ द 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2 एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड अगर बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O2 भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? ये H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
राइट। तो टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देखिए टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, चलिए तो क्या होगा, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। चलिए यहां पे हम मास लिखते हैं बच्चों दोनों कंपाउंड के अंदर, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है ना, दोनों के अंदर लिखते हैं हम। चलिए ताकि आपको ये स्टेटमेंट के साथ एग्जांपल कराऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ये आपको पता ही होगा, तो दो हाइड्रोजन मिला के कितना हो गया, 2 मास हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 16 होता है, तो ये कितना हो गया आपका 16 ग्राम हो गया। चलिए इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास कितना है बच्चों, 2 ग्राम है। ऑक्सीजन 2 है तो एटॉमिक उसका मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब स्टेटमेंट क्या कहता है, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट दैट इज कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का मास फिक्स है 2 ग्राम है, राइट। ओके, तो मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट क्या होगा बच्चों, दे आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो पहले कंपाउंड में 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, दूसरे कंपाउंड के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो दोनों कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन होने वाले ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया बच्चों, 16/32। क्या होगा बच्चों ये रेशियो, 1/2। आप 16 से कट कर दीजिए, रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन का, 1/2। तो ये क्या है बच्चों आपका, ये है रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रेशियो कितना है बच्चों, 1/2 है, दैट इज ऑफ सिंपल होल नंबर। क्लियर। तो जब दो एलिमेंट जुड़ के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के जो फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है वो कैसा होगा बच्चों, सिंपल होल नंबर में होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के बच्चों बहुत सारे कंपाउंड ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एक और एग्जांपल आपको कराता हूं ताकि ये लॉजिक आपको और क्लियर हो जाए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। चलिए तो N2O बनाता है, फिर ये बनाता है बच्चों NO, फिर ये बनाता है बच्चों ये NO2 भी बनाता है, और ये बनाएगा बच्चों NO3 बनाता है, राइट, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, राइट, और लास्ट में ये बनाता है बच्चों N2O5। तो इतने टाइप के इसमें से ऑक्साइड बनते हैं, इसमें से बच्चों नाइट्रोजन में से। चलिए यहां पे लिखते हैं बच्चों मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, और यहां पे लिखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन कितना कंबाइन हुआ है उसके साथ। ठीक है, फिर एक के मास को हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, चलिए तो 2 नाइट्रोजन है मतलब 28, एक नाइट्रोजन है मतलब 14, एक नाइट्रोजन है मतलब 14, एक नाइट्रोजन है मतलब 14, 2 नाइट्रोजन है मतलब 28। चलिए ऑक्सीजन कितना है बच्चों, एक है मतलब 16 ग्राम, एक है मतलब 16 ग्राम, 2 है मतलब 32 ग्राम, 3 है मतलब 48 ग्राम, 5 है मतलब 80 ग्राम। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों में से एक के मास को फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन के मास को हम फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 जगह पे तो 14 दिख रहा है, इधर भी बच्चों 14 करने की ट्राई करते हैं। तो अगर इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करिए, कितना हो जाएगा 8। वेरी सिंपल, 28 ग्राम के साथ 16 ग्राम कंबाइन हो रहा है, तो 14 ग्राम से कितना कंबाइन होगा बच्चों, आधा कंबाइन होगा, दैट इज 8 ग्राम। चलिए यहां भी अगर हम आधा कर दे बच्चों तो इसको भी आधा करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 40 हो जाएगा, राइट। तो आप देखिए बच्चों, when the two element combine to form more than one compound, then mass of one element that is oxygen combined with the fixed mass of the nitrogen, नाइट्रोजन का मास हमने फिक्स कर दिया 14, तो ये सारा मास जो है ना वो सिंपल रेशियो के अंदर होंगे। देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। चलिए कितना है बच्चों, किससे कट करेंगे, बोले 8 से कट करे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 8, 4 जा 8, 6 जा एंड 8 5 जा। देख लीजिए कैसा है बच्चों, ये सिंपल होल नंबर में आ गया रेशियो। लॉ क्लियर हो गया बच्चों आपको, सिंपल सा लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल जो बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट। चलिए बच्चों अगला लॉ कौन सा, लेट्स सी। अगला लॉ जो है वो है गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, लेट्स सी दैट। तो बच्चों गैल्यूसेक लॉ कहता है कि जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे या गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो जिस वॉल्यूम के अंदर कंबाइन होते हैं ना, वो वॉल्यूम ऑलवेज कैसा होता है, किसी सिंपल होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में होता है, राइट। बट कंडीशन है कि जितने भी गैसेस है वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होने चाहिए। ओके, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। इसका स्टेटमेंट है, इट इज गिवन बाय द गैल्यूसेक, नाम में ही लिखा है ना, गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस
वॉल्यूम्स। चलिए, व्हेन द गैस इज कंबाइंड और दे आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम। तो गैसेस जब भी रिएक्ट करेंगे, जब भी कंबाइन होंगे, दे विल ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। दे विल ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। उनका जो वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है वो ऑलवेज सिंपल रेशियो में होगा। चलिए, प्रोवाइडेड दैट ऑल द गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। सारे गैसेस का टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। ओके, तो ये लॉ क्या कहता है? जब गैसेस कंबाइन होंगे तो उनका जो वॉल्यूम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा वो कैसा होगा बच्चों? वो एक सिंपल होल नंबर के रेशियो के फॉर्म में होगा। जैसे कि चलिए पहले एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, राइट? ओके, अब हाइड्रोजन 100 ml ले लो, ऑक्सीजन 50 ml ले लो, तो आपको 100 ml वाटर मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का कितना वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है? तो 100 के साथ कितना कंबाइन हो रहा है बच्चों? 50 कंबाइन हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंबाइन होने का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 100/50, दैट इज 2/1। आया बच्चों सिंपल होल नंबर, राइट? सिमिलरली बच्चों, नाइट्रोजन 10 ml ले लो, हाइड्रोजन 30 ml ले लो, तो सामने आपको 20 ml अमोनिया मिलेगा। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है? तो इसके लिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा स्टोकियोमेट्री, वहां से आपको ये पता चलता है, राइट? अभी के लिए आप ध्यान रखिए बच्चों कि 10 ml नाइट्रोजन लीजिए, 30 ml हाइड्रोजन लीजिए, तो सामने 20 ml अमोनिया मिलेगा। अगर इन दोनों का टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो इनके वॉल्यूम के कंबाइन होने का रेशियो देखिए बच्चों कितना है? 10/30, सिंपल रेशियो, दैट इज 1/3। और इससे हम जो है ना वो एक्चुअली इट इज अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय द वॉल्यूम। जैसे हमने डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास देखा ना, इसी तरह से इसको हम कह सकते हैं बच्चों डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। दिस व्हाट वी कैन से। ओके, चले बच्चों, अगला लॉ जो आएगा वो है एवोगैड्रोस लॉ। चले बच्चों, देखते हैं क्या कहता है एवोगैड्रोस लॉ। बहुत सिंपल सा लॉ है। लॉ कहता है कि अगर अलग अलग गैसेस सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम है तो सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होता है? सेम होता है। सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होता है बच्चों? सेम होता है। ओके, देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर and same pressure should contain equal number of molecule, should contain equal number of molecule। मतलब अगर गैस के टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और उनका वॉल्यूम सेम है तो सारे गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कंटेनर लिए हैं, सेम साइज के हैं। एक के अंदर ऑक्सीजन भरा है, एक के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा है, एक के अंदर क्लोरीन गैस भरा है। तीनों का टेम्परेचर T रखा है, सेम है। तीनों का प्रेशर P रखा है, सेम है। तीनों के वेसल का साइज सेम है, मतलब वॉल्यूम भी सेम है। तो इन तीनों कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल कैसे होंगे? सेम होंगे। जितने इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उतने ही सेम इसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, उतने ही सेम इसके अंदर क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे, राइट? तो मैं यहां पे अगर लिखूं बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होंगे? सबके अंदर बच्चों सेम। अगर यहां पे n है तो यहां पे भी n होगा और यहां पे भी कैसा होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो n ही होगा। तो लॉ सिंपल सा है कि अगर अलग अलग गैसेस है, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो सारे गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कैसे होते हैं? सेम ही होते हैं। क्लियर बच्चों एवोगैड्रोस लॉ? तो हमने 4 लॉ किए। कौन कौन से बच्चों? पहला था कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिर था लॉ ऑफ कंबाइनिंग मासेस, ओके, या मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर आया आपका गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और आखिर में कौन सा है बच्चों? आपका एवोगैड्रोस लॉ। सिंपल से स्टेटमेंट है, राइट? चलिए अब बारी है बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के हाइपोथेसिस देखने की। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा ही है, क्विकली देख लेते हैं बच्चों वापस एक बार डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। चलिए बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के 4 हाइपोथेसिस है। सबसे पहला तो हाइपोथेसिस ये है कि डाल्टन ने ऐसा एज्यूम किया था कि मैटर को अगर हम तोड़ते गए तो आखिर में एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, दैट इज इनडिविजिबल। ओके, और उस पार्टिकल को उसने क्या कहा था बच्चों? एटम कहा था। चलिए देखते हैं बच्चों पहला हाइपोथेसिस, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। दूसरा पॉइंट, एक ही एलिमेंट के सारे एटम कैसे होते हैं? सेम होते हैं।
जो दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होंगे। देखिए, ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रॉपर्टी आइडेंटिकल? दैट इज आइडेंटिकल मास। एन एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मास, राइट। ओके, तो सपोज मान लीजिए बच्चों कि अगर आपके पास ये कोई सैंपल है आयरन का, ये आयरन के एटम है, तो लॉ क्या कहता है बच्चों कि आयरन के सारे एटम कैसे होंगे? सेम होंगे। सारे एटम का मास भी कैसा होगा? सेम होगा। ओके, और अगर बाजू में कॉपर का सैंपल है तो इस एटम्स के मास जो है वो कॉपर के एटम के मास से कैसे होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंपाउंड कैसे बनेगा? तो हमें पता है कंपाउंड के अंदर एलिमेंट फिक्स प्रपोर्शन में जुड़ता है। डाल्टन ने भी यही कहा था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन द, ये गलती से यहां पे फ्री लिख दिया, दैट शुड बी कंबाइन इन द फिक्स रेशियो, राइट। चलिए, कंपाउंड कैसे बनेगा? कंपाउंड बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम फिक्स रेशियो में जुड़ जाएंगे। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, राइट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। अगर एटम फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। चलिए, चौथा हाइपोथेसिस क्या है? चौथा हाइपोथेसिस है कि केमिकल रिएक्शंस। चलिए, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? तो केमिकल रिएक्शन के अंदर खाली एटम का रीअरेंजमेंट होता है, ना कोई एटम बनता है ना कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। खाली क्या होता है? एटम का रीअरेंजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स and these are neither created, मतलब atom can not created nor destroyed in any chemical reaction. We can just rearrange the atoms. Okay, but यहाँ भी एक्सेप्शन है बच्चों। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम एटम को चेंज कर सकते हैं, राइट, बिकॉज वहां पे हम सीधा न्यूक्लियस पे जाके पार्टिकल्स का थ्रो कराते हैं, वो आगे की बात है। चलिए, अभी आपको याद रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खाली एटम का रीअरेंजमेंट होता है। सिंपल है एकदम। तो ये हो गए 4 हाइपोथेसिस। पहला क्या है? इंडिविजुअल एटम्स। दूसरा, एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम, मास सेम, जो दूसरे एलिमेंट से अलग होंगे। तीसरा, एटम जब फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। और केमिकल रिएक्शन में एटम का खाली क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, और कुछ नहीं होगा, राइट। चलिए बच्चों, अब इसके कुछ सक्सेस है। सक्सेस क्या है बच्चों? तो इट कैन एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है? तो इट कैन एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड इट कैन नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग द एटम। एटम कंबाइन क्यों होंगे, उसका रीजन डाल्टन लॉ से मिलता नहीं है। चलिए, क्लियर आपको ये डाल्टन्स हाइपोथेसिस, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं अभी एटॉमिक मास की, राइट। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? मास ऑफ वन एटम। अब एटम इतना छोटा होता है तो एटॉमिक मास भी कितना कम होगा, तो उसका जो यूनिट है बच्चों वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है। लेट्स सी दैट एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम। उसका यूनिट है बच्चों एएमयू, आपको पता ही होगा ये एएमयू इज द एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन का जो C12 आइसोटोप है ना, कौन सा आइसोटोप बच्चों? कार्बन का C12 आइसोटोप, उसके एक एटम के मास को हम कह देते हैं बच्चों 12 AMU। कार्बन के एक एटम का मास कितना लिया जाता है? 12 AMU लिया जाता है। तो एक AMU कितना होगा बच्चों? डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ C12 एटम डिवाइड बाय 12। तो कार्बन के एक एटम का जो मास है, सपोज ये कार्बन का एक एटम है, इसका जो मास आएगा उसको डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, तो इतना क्या होता है बच्चों? 1 AMU होता है, राइट। चलिए, 1 AMU ग्राम में कितना होता है? 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम, राइट। या केजी में करोगे तो 10⁻27 हो जाएगा केजी में। ये आपको याद रखना है बच्चों, राइट, इंपॉर्टेंट है ये, टू बी रिमेंबर। चलिए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन AMU में कितना होता है? 1.0078, और यू कैन टेक 1.008 AMU। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन होता है 15.995 AMU, और यू कैन टेक दिस एज 16 AMU, राइट। चलिए, at the present AMU is replaced by the small u, and small u is called as unified mass. And in unified mass system, ऑक्सीजन का मास लिया जाता है एग्जैक्टली 16U, एंड यूनिफाइड मास सिस्टम में कार्बन का मास होता है 12.011U। कितना होता है? 12.011U किसका होता है बच्चों? कार्बन का होता है। हम नॉर्मल इसको ले लेंगे 12U, ओके। और हाइड्रोजन का मास एक्चुअली है 1.008U है, बट हम इसको भी ले लेंगे 1U राउंड ऑफ करके, ठीक है।
चलिए बच्चों, अब एटॉमिक मास जो है ना वो कई बार एवरेज भी लेना पड़ता है। एवरेज एटॉमिक मास हमें कब लेना पड़ता है? तो जब कोई एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं बच्चों आइसोटोप्स। क्या कहते हैं उसको? हम आइसोटोप्स कहते हैं, राइट। तो वो आइसोटोप्स का जितना प्रपोर्शन होगा नेचर में, उसके हिसाब से हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास के ना 2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपका फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि बच्चों अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन जो है उसके 3 आइसोटॉपिक फॉर्म है, C12, C13 एंड C14, राइट। सबका एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर सेम होता है 666, एटॉमिक मास अलग अलग होगा। एक का एटॉमिक मास है बच्चों 12, इसका एटॉमिक मास है 13.00335 और इसका एटॉमिक मास है 14.00317। प्रपोर्शन कितना है? तो C12 जो है वो 98.892% है, C13 जो है वो 1.108% है एंड C14 बहुत कम है, 2 × 10⁻⁻10। तो यहां पे हम एवरेज एटॉमिक मास करेंगे बच्चों। चलिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या करना है बच्चों? आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपको नहीं याद है तो देख लीजिए क्विकली। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, चलिए तो आपका 12 एटॉमिक मास वाले का प्रपोर्शन कितना है बच्चों? 98.892। तो मैंने क्या किया बच्चों? 12 इंटू 98.892 प्लस, चलिए बच्चों 13.00335 मास वाला का प्रपोर्शन कितना है? इसका प्रपोर्शन है 1.108 प्लस, चलिए 14.00317, इसका प्रपोर्शन कितना है बच्चों? 2 × 10⁻⁻10। सबको हम जोड़ लेंगे। अब क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में है तो आखिर में क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ऐसा करने पे आपका आंसर आ जाएगा 12.011 U। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 12.011 U आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम कार्बन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं बच्चों? 12.011 U ऑफ कार्बन एटॉम। चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। 35 वाले का प्रपोर्शन है 70%, 37 वाले का परसेंटेज है बच्चों 30%, राइट। 35 वाले का मास है 35 U, 70 वाले का मास कितना है बच्चों? 37 U। चलिए आपका एवरेज मास कितना होगा यहाँ पे? फटाफट गिनते बच्चों, अब तो आप होशियार हो चुके हो, मेरे से पहले गिन लोगे। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, राइट, दैट इज इक्वल टू, चलिए ये कितना है? 35, प्रपोर्शन कितना है? 70, ये कितना है? 37, प्रपोर्शन कितना है? 30, डिवाइड बाय आप कर लीजिए बच्चों 100। आपका आंसर कितना आ रहा है बता दीजिएगा यहाँ पे कितना है वो आपका आंसर। सिंपल है बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास, क्लियर है? ओके, चलिए इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट आपका सिंपल सा टॉपिक, दैट इज मोलिक्यूलर मास, राइट। चलिए आपको पता ही है मोलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल। ओके, अब यहां पे बच्चों आपको ख्याल होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास है ना, कुछ एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, राइट। चलिए मैं यहाँ पे आपको वो लिस्ट देता हूं जो बार बार आपका यूज होगा। ओके, कौन कौन से ऐसे एटम है बच्चों जो बार बार यूज होने वाले हैं? एटम और उनका एटॉमिक मास AMU या U यूनिट में, इन U यूनिट, राइट। चलिए पहला हाइड्रोजन, एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 1 U। ओके, हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा आपको काम में आता है वो कार्बन, कितना होता है उसका? 12 U। नाइट्रोजन का 14 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, राइट। इसके बाद आता है बच्चों सल्फर 32 AMU के ऊपर। ओके, उसके बाद आएगा आपका क्लोरीन, दैट इज 35.5 AMU के ऊपर। ओके, ये सारे फ्रिक्वेंटली काम में आने वाले हैं। फिर सोडियम होता है बच्चों 23 AMU के ऊपर, पोटेशियम होता है 39 AMU के ऊपर। ये आपको याद रखना है डेटा, आई होप आपको याद ही होगा, जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन में आपको वापस एक बार दे रहा हूं, ठीक है। चलिए बच्चों कहां रुके थे? यस, उसके बाद होता है कैल्शियम जो बार बार यूज होता है बच्चों। ये कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है ना, द कैल्शियम एटॉमिक मास इज 40। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है बच्चों 31। फाइन, तो जनरली आपको इतने के एटॉमिक मास याद रखने, बहुत बहुत तो आपको आयरन याद रखना पड़ेगा 56 और कॉपर का होता है 63.5। इसके सिवाय जब भी कोई एलिमेंट आपको दिया होगा एग्जाम में तो उसका एटॉमिक मास मेंशन करके दिया होगा, राइट। इसके सिवाय का एटॉमिक मास मेंशन होगा। चलिए एक आध और मेटल में शायद भूल रहा हूं, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 24। कैल्शियम आ चुका है, सोडियम आ गया है, यस, राइट। ओके, इसके सिवाय के आपके पास होंगे एग्जाम में तो उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इतना आप एटॉमिक मास को याद कर लीजिए। चलिए आप मोलिकुलर मास निकालना, सपोज मैंने दे दिया बच्चों आपको H2।
H2O के अंदर क्या है बच्चों, 2 बार हाइड्रोजन एटम है और 1 बार ऑक्सीजन एटम है। चलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं 16, ये कितना हो गया बच्चों आपका 18 AMU या 18U। आप हाइड्रोजन को एग्जैक्ट भी ले सकते हो 1.008, बट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कभी एग्जैक्ट नहीं लेंगे, हम यही वैल्यू लेते हैं। चलिए अगर आपको दिया हुआ है बच्चों, सपोज मान लीजिए Cl2O7, 2 क्लोरीन 7 ऑक्सीजन, क्लोरीन कितना होता है 35.5, 7 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है 16। चलिए ये हो जाएगा आपका 112, ये हो गया 71, कितना हो जाएगा 3 and 8, 183U या AMU। ओके, इसी तरह से आपको निकाल के देना है बच्चों मुझे H2SO4 का कितना होगा, NaOH कितना होता है, ये आप खुद करोगे राइट। देन C12 H22 O11 राइट, Na2SO4 3COOH CaCO3। चलिए इतना करिए, इतना इनफ है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसके अंदर। फटाफट इसको आप गिन लीजिएगा कितना हो रहा है मोलिकुलर मास वो, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों। कई बार क्या होता है, एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। तो ये जो फॉर्मूला मास है आपका, फॉर्मूला मास राइट, तो ये जो फॉर्मूला मास है ना बच्चों, ये जनरली एग्जिस्ट करता है फॉर आयोनिक कंपाउंड। किसके लिए एग्जिस्ट करता है बच्चों, इट एग्जिस्ट फॉर या इट इज डिफाइंड फॉर आयोनिक कंपाउंड राइट। क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड है ना बच्चों, उसके अंदर मोलेक्यूल नहीं होते। आयोनिक कंपाउंड में तो क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होता है। जैसे कि अगर आप NaCl की बात करो तो NaCl के अंदर NaCl एज अ मोलेक्यूल नहीं होता है। NaCl में क्या होगा बच्चों, अलग अलग Na+Cl-, Na+Cl-, Na+Cl- के आयन होंगे। तो इसके अंदर हम इसको मोलेकुलर मास नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मूला मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फॉर्मूला मास कहते हैं राइट। तो NaCl अगर है आपका, तो इन दैट आयोनिक कंपाउंड exist in form of ion, not in molecule. Exist in form of positive and negative ions, not as molecule। तो अगर उनका मोलेक्यूल नहीं है तो उसका मोलेकुलर मास नहीं होता है, उसका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला मास होता है राइट। तो अगर आपको ऐसा कहा है कि NaCl, तो NaCl का मास कितना होगा, करना आपको वही है बच्चों, एक Na और एक Cl। Na कितना है आपका 23 AMU है, Cl कितना है 35.5, तो NaCl कितना हो जाएगा 58.5 AMU हो जाएगा। बट इसे हम मोलेकुलर मास नहीं कहते हैं, इसे हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फॉर्मूला मास कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोलेक्यूल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे ये मोलेक्यूल के फॉर्म में होते हैं, ये जो है वो आयनिक कंपाउंड है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं, आयनिक मोलेकुलर मास नहीं कहते। इतना आपका लॉजिक एकदम क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये जो लेक्चर है वो थोड़ा छोटा सा लेक्चर हमने रखा हुआ है, बहुत सारा थियरी पार्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है राइट। चलिए आपको अच्छे से इसका नोट्स बना लेना है। जो नेक्स्ट पार्ट है ना बच्चों, उसको अलग से करेंगे, बिकॉज वहां हमें पढ़ना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट। तो इसलिए मैं इसको इसके साथ नहीं जोड़ रहा हूं, इतने पार्ट को हम अलग ही रखने वाले हैं। मोल कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।